Hello, very good evening to all of you. Thank you very much for joining this session. This session is about COVID-19 and pregnancy. So this evening, we have two distinguished speakers. We have Dr. Arif, uh, as well as Dr. Noor Farhana, who are here to take us through this session about COVID-19 and pregnancy. So before we get any further, I would like to let you know that this session is brought to you by United Medical Mission. It is a group of medical and healthcare fraternity who have come together for a purpose. So we've been conducting multiple sessions on various topics, and today's topic is around COVID-19 and pregnancy. So I would like to give a brief introduction about Dr. Noor Farhana, and then she can talk about today's subject as well as introduce Dr. Arif. Dr. Noor Farhana, she did her MBBS and DGO from the prestigious Mysore Medical College, and she did a fellowship in fetal medicine from Bangalore. Having worked in different hospitals in Mysore, she is heading the Department of Gynecology in St. Joseph's Hospital, Mysore, from 2012. She's also available for private consultations at Supreme Healthcare Clinic in Mysore. Her area of special interest is high-risk pregnancy and infertility. So without further ado, I will hand it over to Dr. Noor Farhana to take the session forward. Thank you. Thank you, Mr. Hazim said. Today we are discussing about coronavirus infection in pregnancy. कोरोना वायरस इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होने से डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को फिक्रमंद क्यों है? कोरोना वायरस प्रेगनेंसी एक का ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स. ये 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में दे आर मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बॉडी में थोड़े चेंजेस होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में. ये चेंजेस लंग्स में, कार्डियक सिस्टम में, हर एक ऑर्गन्स में दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. इन चेंजेस की वजह से कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने से भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. दूसरी बात, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हम होता है थ्रू नोज एंड थ्रू द माउथ. वंस कोरोना वायरस एंटर्स द बॉडी स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग. मल्टीप्लाई हो सकता है. सो ये मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए भी हमको ड्रग्स का इस्तेमाल करना जरूरी है. वंस द कोरोना वायरस मल्टीप्लाइज, the body causes response which is known as the immune response. इन immune response की वजह से थोड़े changes हो सकते हैं, जैसे कि fever, difficulty in breathing, cough, everything. So इन immune response को रोकने के लिए भी हमको drugs का इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरत पड़ती है. तीसरी बात है, pregnancy is a state where clot formation, बॉडी में clot formation होने का chances ज्यादा हो जाता है और कोरोना वायरस इन्फेक्शन में भी क्लॉट फॉर्मेशन का चांसेस ज्यादा होता है. तो हमको ये ड्रग्स इस्तेमाल करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, क्लॉट फॉर्मेशन रोकने के लिए. सो इन ड्रग्स का इस्तेमाल से हमको प्रेग्नेंट लेडीज और द अनबॉर्न बेबी के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस बात की हम लोगों को फिक्र है. सेकेंड थिंग इज वायरस कैन अंडरगो चेंज. उसके लिए हम म्यूटेशन कह सकते हैं, म्यूटेशन या वेरिएशंस. सो द डेल्टा वायरस वाज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंड वेव. हाल ही में हमने डेल्टा प्लस वायरस का भी नाम सुना है. दिस इज मोर इन्फेक्शियस देन द डेल्टा वायरस. सो ये है. और कोरोना वायरस इन्फेक्शन वी हैव सीन सिंस 1 ईयर. 1 ईयर से हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज को ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं थे. अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट की वजह से हमारे पास थोड़े गाइडलाइंस है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये गाइडलाइंस हर टाइम चेंज होते हैं. सो ये चेंजिंग गाइडलाइंस की वजह से भी हमको फिक्र की बात है प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करने के लिए. इन सभी के बारे में डिटेल में डॉक्टर आरिफ विल ब्रीफ अस अबाउट इट. सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट Dr. Arif, who is a speaker today. Dr. Arif इनके is from दावनगिरे. उन्होंने MBBS JJM मेडिकल कॉलेज दावनगिरे से किया, DGO आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से, DNB जुबली मिशन हॉस्पिटल केरला से. He's worked as assistant professor and he was working in Kuwait for a duration of 6 years. From September 2020, he's working in Columbia, Asia, and he's managing all obstetric, gynec and infertility cases. इन्होंने various courses किए हैं, infertility courses from Kodangallur, Kerala, Cleveland Clinic, USA,
and he has done his endoscopic training from Center of Excellence, Mumbai. Over to you, Dr. Arif, and all the best. Thank you, Dr. Noor Farhana, for giving me a wonderful introduction for me. और सबसे पहले मैं यूनाइटेड मेडिकल मिशन का बहुत आभारी हूँ और उन्होंने मुझे एक चांस दिया प्रेगनेंसी और कोविड के बारे में बात करने के लिए आज. I'll just start sharing my slides. Yeah. एंड वेलकम सबके लिए, सबको वेलकम करता हूं मैं आज का सेशन में. तो आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रेगनेंसी और आज के दौर में जो कोविड चल रहा है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं. और आज का टॉक मैं हिंदी और उर्दू में बात करूंगा और इंग्लिश भी यूज करूंगा. और अगर मैं कोई मेडिकल टर्म्स यूज करता हूं, कोई टेक्निकल टर्म्स यूज करता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं. So I'll be presenting today's topic in सब headings में मैं बात करने वाला हूँ कोविड रिलेटेड. जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हो चुके हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, उनके लिए कोविड के टाइम पे क्या करना है. जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं अननोइंगली या जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए था फिर भी वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उनको कैसे कंटिन्यू करना है अभी. और थर्डली जो प्रेग्नेंट में कोविड हो चुका है खुदा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, उनको कैसे मैनेज करना है अभी के दौर में. एंड नेक्स्ट इज द ब्रेस्ट फीडिंग करना है नहीं करना है, और डिलीवरी के बाद क्या क्या चीजें करना है, और वैक्सीनेशन, और आखिर में मैं लॉन्ग कोविड मतलब कोविड के बाद में भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड मतलब CO इज कोरोना है. ये कोरोना वायरस से आता है. VI इज वायरस एंड D इज फॉर डिसीज. ये 2019 में स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट अभी 2 साल होने को आएंगे ये स्टार्ट होके. ये वुहान चाइना से स्टार्ट हुआ और देखते देखते पूरे दुनिया में फैल गया. और ये बहुत इन्फेक्शियस वायरस है. ये अभी जो है ये बिकॉज ऑफ SARS-CoV-2 वायरस. ये अब ये वायरस का एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत म्यूटेट होता है. जैसे ये इंसान के अंदर जाता है, ये म्यूटेट होके उनको इन्फेक्शियस करके वो विरुलेंट बन जाता है और बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है. जैसे जैसे इसका स्ट्रेन्स बदलता गया, इसका म्यूटेशन होता गया, इसको वेरिएंट्स बोलते गए, अल्फा, बीटा, और अभी जो चल रहा है वो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो इंडिया में पाया गया. ये कैसे फैलता है? ये फ्रॉम एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक से और एक इंसान को क्लोज कांटेक्ट में फैलता है, और कंटामिनेटेड सरफेसेस मतलब हम जो छीते चीजों को छीके अपने मुंह, नाक या अपने आईज को टच करने से ये वायरस फैल सकता है. अभी रिसेंट रिसर्च में पता चला है कि ये वायरस इवन हवा में भी है. इट इज इवन इन द एयर. इट्स एन एयरबॉर्न डिसीज बोल रहे हैं अभी. सो वी हैव टू वेयर मास्क ऑल द टाइम. तो हम लोगों को मास्क पहनना ही है. इसके बिना ये इन्फेक्शन को रोकना नामुमकिन है. तो आप देख सकते हैं अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ऊपर लोग इसके शिकार हो चुके हैं, वायरस के लपेट में आ चुके हैं. एंड ऑलमोस्ट मोर देन 4 लाख पीपल जो डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हैं, और अनडॉक्यूमेंटेड डेथ्स वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव डाइड. एंड रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है. ऑलमोस्ट 30 लाख के ऊपर लोग they have more than 3 crore people have recovered, but still the fatality मतलब जो लोग इससे severe infections के हुए हैं वो बहुत ज्यादा है सेकेंड वेव में. सो कैसे कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं? आप रेगुलरली ये सुनते जा रहे हैं टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, एवरीवेयर. ये तो कॉमन हो गया है. हम लोगों को कैसे सेफ गार्ड करना है? जैसे SMS याद रख सकते हैं आप लोग. सोशल डिस्टेंसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दूरी रखना है आपस में. M मतलब मास्क जरूरी है हम लोगों को पहनना. और हैंड वॉशिंग, दैट्स सैनिटाइजेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सो कमिंग टू द मास्क, मास्क से क्या होता है, ये जो वायरस है ये एक बैरियर बन जाता है हमारे नाक और मुंह से इस वायरस को अंदर जाना। सो बहुत तरह के मास्क आते हैं, लोग बहुत तरह के मास्क पहन रहे हैं आजकल। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है बेसिक चीज कि मास्क कैसे पहनना है, कैसे निकालना है। एक मास्क होता है सर्जिकल मास्क, इसको हम लोग ऐसे पहनेंगे, अगर निकालना है तो ऐसे ही निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पहन के ऐसे मास्क निकालते हैं तो ये वायरस जो बाहर की तरफ चिटका रहता है उसको हम अपने हाथों में ले सकते हैं, उंगलियों में ले सकते हैं, एंड अगर हम फिर से हमारे नाक या मुंह को टच कर सकते हैं, इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक थिंग है। अगर जब भी आप मास्क पहन रहे हैं ऐसे ही पहनना है और ऐसे ही निकालना है विदाउट टचिंग इस फ्रंट पार्ट। और ये सर्जिकल मास्क 12 से 15 घंटे आप यूज कर सकते हैं, ये रीयूजेबल मास्क नहीं है, तो इसको आप 12 से 15 घंटे के बाद इसको डिस्कार्ड कर देना है। अगर ये वेट हो जाता है या थूक से या पानी से वेट हो सकता है, वेट हो जाएगा, तो इसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट मास्क होता है नॉर्मल क्लॉथ मास्क, इसको आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका कॉस्ट बहुत कम होगा कंपेयर टू द सर्जिकल मास्क, बट ये रीयूजेबल है, आप धो के सुखा के फिर से यूज कर सकते हैं। आखिरी में आता है N95 मास्क। N95 मास्क ये कॉमन पीपल को जरूरत नहीं है पहनने का, एक्सेप्ट फॉर द फ्रंट लाइनर वर्कर्स जो कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं या दे आर इन द क्राउड ऑल द टाइम, वो पहन सकते हैं। बेटर टू कीप दिस मास्क फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। नेक्स्ट इज हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन कैसे करना है? सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर थोड़ा महंगा आता है, तो आप जस्ट सोप एंड वाटर से आप हाथ धो सकते हैं। सोप एंड वाटर में जब भी आप यूज करते हो मिनिमम 20 to 40 सेकेंड्स तक आप अच्छे से हाथ धो के हाथ धोना है। सोशल डिस्टेंस मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस आपको रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग को ज्यादा एहतियात बरतना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो इन्फेक्शन ना हो। तो डेफिनेटली आप बाहर जाना या अगर बाहर जाना you cannot avoid, means if you want to go outside, so wear mask, maintain social distance and use the hand hygiene. And lastly, best is our innate, हमारा इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए ऐसे टाइम पे। हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे? हाईली न्यूट्रिशियस डाइट खाएंगे। न्यूट्रिशियस डाइट मतलब फल, वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और बैलेंस डाइट रखेंगे। हर चीज हम खाएंगे जो विटामिन मिनरल से भरपूर हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, ये सब खाइए। नॉन वेजिटेरियन को थोड़ा कम करना चाहिए, फिश वगैरह थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। एंड लास्टली एक्टिव, वी शुड बी वेरी एक्टिव एंड वेल हाइड्रेटेड। पानी ज्यादा पीना है और एक्टिव, वी शुड बी एक्टिव। एक्सरसाइज करिए, मिनिमम 30 to 40 मिनट्स एवरी डे आप वॉक एक्सरसाइज करना चाहिए। दिस इज द बेसिक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी फॉर एनीवन। नाउ कमिंग ऑन टू हु इज प्लानिंग प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे जो लॉकडाउन हो चुका है, बहुत सारे परेशानियां हैं, तो प्रेग्नेंट होना है नहीं होना है एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। अगर आप पर्सनली इफ यू फील अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो डेफिनेटली बेझिझक आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड और एक चीज देखा गया है, व्हेनेवर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो एक चीज देखा गया है, लाइक इट्स अ कॉमन थिंग व्हेन वी ऑलवेज ब्लेम द फीमेल। एक औरत को ही हम ब्लेम करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम वही हो सकता है, बट हालांकि ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट अब ये लेटेस्ट स्टडीज है जहाँ पे परसेंटेजेस में आप देखते हैं ऑलमोस्ट मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस दोनों में इक्वल है। 100 में से 30 लोगों में मेल में प्रॉब्लम हो सकता है और 30 लोगों में फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम दोनों में टेस्ट करते हैं, दोनों में जांच करते हैं, तो दोनों में सब कुछ नॉर्मल
होने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं होते, उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड। ये 25 में 100 में से 25 लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कभी भी ब्लेम नहीं करना है एक औरत को या जस्ट फॉर एक आदमी को भी हमें ब्लेम नहीं करना है कि ये प्रॉब्लम है करके। द गुड थिंग इज, एक अच्छी बात ये है कि ऑलमोस्ट 80% लोग, 100 में से 80 लोग 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर उनका महीना नॉर्मल आ रहा है, अगर वो साथ में रह रहे हैं, तो 1 साल के अंदर आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और बाकी जो 20% है उसमें 10% लोग और 1 साल में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 90% लोग 2 साल के अंदर प्रेग्नेंट आराम से हो जाते हैं। बाकी बचे 10%, उसमें जस्ट 7 में से 1 लोगों को जस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, इन्वेजिव ट्रीटमेंट या बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट का। अदरवाइज बाकी के लोग भी आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी, जो प्रेग्नेंट नहीं होना, ये रीजन हमने जब देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जो पूरा इंसान के हार्मोनल बैलेंस को ही बदल देता है। जैसे स्ट्रेस बढ़ता है इंसान में, कॉर्टिजोल लेवल, एक हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन, ये सब एकदम बढ़ जाते हैं। इससे पूरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ज्यादा स्ट्रेस लेने से हम औरतों में दिखाया गया है कि उनके महीने इरेगुलर हो जाते हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इवन मेल्स में देखा गया है कि हाई स्ट्रेस लेवल कैन कॉज सेमेन एनालिसिस में उनका प्रॉब्लम्स आ सकता है, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम हो सकता है हाई स्ट्रेस की वजह से। सो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? अब तो कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, घरों के अंदर हम बैठे हैं टेंशन में, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। सो यू नीड टू थिंक अबाउट इन अ ब्रॉडर वे। ये आपको अकेलों को ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम सबको हो रहा है। सो इट इज नॉट ओनली यू हु इज फेसिंग दिस, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस। सो आप सब्र रखिए, दुआ करिए, इंशाल्लाह ये सब कुछ जल्दी से जल्दी निकल जाए। बट आप ऐसे टाइम पे इट इज अ गुड टाइम फॉर यू टू, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड वर्क फ्रॉम होम के वजह से आप घर में हैं, आपके वाइफ के साथ हैं, आपके फैमिली के साथ हैं, ऐसे टाइम पे आप प्रेगनेंसी प्लान करना और आसान हो जाता है। क्योंकि आप दूर में काम कर रहे थे बहुत टाइम पे, अभी आप साथ में रह रहे हैं, तो स्टिल द चांसेस आर मोर नाउ। तो आप स्ट्रेस लेवल को कम करिए और लाइफस्टाइल को चेंज करिए। अगर आपका वजन ज्यादा है, वजन को घटाइए। अगर फैमिली में कोई इश्यूज हैं तो उनको सॉल्व करिए, आपस में बात करिए, टॉक टुगेदर, एंड होपफुली इट विल बी फाइन। एंड और एक चीज देखा गया है कि मेडिटेशन ऐसा चीज है जो स्ट्रेस लेवल को एकदम कम कर देता है। देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू डू योर मेडिटेशन। आप कर सकते हो, लाइक आप प्रेयर कर सकते हो घर में, आपके फैमिली के साथ प्रेयर कर सकते हो, और उससे अच्छा मेडिटेशन कोई नहीं हो सकता। एंड सेकंड इज हैबिट्स की वजह से भी बहुत सारे पैरामीटर्स, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। इवन सेमेन एनालिसिस, स्पर्म काउंट वगैरह में चेंजेस हो सकते हैं। हैबिट्स हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है, जो बहुत हराम चीज है, इसको हम अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसको स्लोली आप रिड्यूस करके आप क्विट भी कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, क्विट स्मोकिंग ग्रुप्स हैं, क्विट अल्कोहल ग्रुप्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहां पे जाके आप आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। सो देयर आर मेथड्स यू कैन by which you can get away from these habits. And family support is very important. If you are planning pregnancy, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए ऐसे टाइम पे। और आजकल लॉकडाउन की वजह से और एक चीज देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ चुका है फैमिलीज में, डाइवोर्स रेट्स ज्यादा हो चुके हैं। सो प्लीज आप अपने फैमिली के साथ बात करिए, एक दूसरे को समझिए, एंड होपफुली आप लोगों के फैमिली सब अच्छे रहें, ये मेरी दुआ है। एंड अगर आपके घरों में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसको बर्दाश्त मत करिए, प्लीज आप उसको बात करना चाहिए आपके करीबी लोगों से, आपके रिश्तेदारों से, जो करीब है आपके, उनसे डेफिनेटली आप बात करके ये डोमेस्टिक वायलेंस को अगेंस्ट आपको खड़े होना चाहिए।
एंड सप्लीमेंट्स में आता है वेरी इंपॉर्टेंट फोलिक एसिड आपको लगातार लेते रहना है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बेसिक सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी. अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज कर रहे हैं तो उसको आप डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में अल्कलाइड्स दूसरे होते हैं जो रॉ फॉर्म में हो सकते हैं, विच कैन अफेक्ट योर अदर ऑर्गन्स, जैसे लिवर किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप बहुत अरसों से ऐसे दवाइयां ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ले रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर से बात करिए कि ये कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, क्योंकि थोड़े साइड इफेक्ट्स कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी ऑल्सो. नेक्स्ट, सो आप लोगों को और एक चीज पता होना चाहिए कि कब साथ में हस्बैंड और वाइफ साथ में रहने से प्रेगनेंसी रेट ज्यादा रहता है. ओव्यूलेशन जो बोलते हैं, जो हर महीना में एक औरत को हर महीने एक अंडा रिलीज होता है. ये अंडा अगर महीना 30 डेज का आ रहा है तो ये 14 दिन में रिलीज होता है यूजुअली. तो यहाँ पे देखिए ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है तो 3 दिन पहले उसका हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट रहता है, जो प्रेगनेंसी चांसेस आर वेरी हाई. सो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं 3-4 दिन पहले ओव्यूलेशन से और ऑलमोस्ट 3-4 दिन बाद में ओव्यूलेशन के बाद आप साथ में रहते हैं तो प्रेगनेंसी रेट विल बी वेरी हाई. सो ये ऑलमोस्ट अगर 30 डेज जिसका पीरियड आ रहा है उनको हम लोग बोलते हैं 10 से 16 दिन तक, 10 से 16 दिन या 17 दिन तक इट्स विल बी वेरी हाई. You need to stay together to have pregnancy. Next is if you become pregnant. अगर आप pregnant होते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो what all things has to be done? अगर आप कोविड नहीं हुआ है, आप pregnant हैं, आप safe हैं, तो how you have to protect yourself. Protection के लिए आप same thing follow करेंगे, जैसे कि social distance, face covering और एक्टिव रहना और रेगुलर एक्सरसाइज करना और अच्छा नींद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है. और क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज आर मोर प्रोन फॉर सीवियर कोविड, मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम लोगों को जो रिसेंट रिसर्च पेपर्स में पता चला है कि प्रेग्नेंट लेडीज आर अफेक्टेड मोर सीवियर. तो यू नीड टू बी केयरफुल टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू आर नॉट गेटिंग कोविड. In fact, you need to take extra precautions not to get pregnant. Not to get COVID. Next is balanced diet. Balanced diet बहुत important है. आपका immunity को बढ़ाएंगे आप लोग और folic acid लेंगे. और एक चीज विटामिन D3 ये देखा गया है जो मरीज सीवियर कोविड में थे उनका विटामिन D3 लेवल बहुत कम था. सो आप लोगों को आपका विटामिन D3 लेवल नॉर्मल रखना है. तो इसके लिए आपको सन एक्सपोजर, मतलब सूरज के किरणों में आपको जाना है. अगर सन एक्सपोजर कम है, क्योंकि कपड़े पूरा पहन रहे हैं तो क्लॉथ्स पूरे कवर्ड है बॉडी में, तो सन एक्सपोजर कम है, तो विटामिन D3 आपको सप्लीमेंट्स कसरत से लेना है हर दिन. और उसके साथ इम्यून बूस्टर जो होते हैं लाइक विटामिन C आपको लेना है. ये आपको फूड में भी ले सकते हैं या कैल्शियम विटामिन C सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके द्वारा बेबी को कैल्शियम जाता है, तो यू नीड टू टेक कैल्शियम रेगुलरली. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स. कोविड में अपॉइंटमेंट्स कैसे जाना है? अपॉइंटमेंट्स तो मिस नहीं कर सकते. एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स रेगुलर तो जाना ही है. थोड़े अपॉइंटमेंट्स आप स्किप कर सकते हैं या थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं. बट पहला 3 महीने में एक स्कैन होता है जो बोलते हैं NT स्कैन, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी. वो स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा. और 5वें महीने में एक स्कैन होता है, उसको बोलते हैं अनोमली स्कैन, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा. और बेसिक टेस्ट रहते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा. तो ये एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स आप मिस नहीं कर सकते हैं. बाकी एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स आपको जाना है नहीं जाना है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आप फोन में बात करके पहले ही प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आप जा सकते हैं. क्योंकि पहले ही जाके वहां पे वेट करने से बेटर है आप प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए. जस्ट एट द टाइम आप जाइए, स्कैन वगैरह जो भी है इमीडिएट करके आप घर आ सकते हैं. आपको ज्यादा देर हॉस्पिटल में रुकना नहीं है और एक्सपोज नहीं होना है अपने आप को.
सो ऑलवेज कीप इन टच विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर से राब्ता करते रहिए, बात करते रहिए, उनको अपने परेशानियां कुछ है तो बताते रहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू नीड टू बी इन टच विथ योर डॉक्टर इफ यू रिक्वायर एनी अर्जेंट हेल्प। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हो गया प्रेगनेंसी में, क्या करना है? अच्छी चीज ये है, कोविड हो गया तो ऑलमोस्ट 2/3, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेशेंट्स, 70% लोग असिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं, वो एक बहुत अच्छी बात है। बट ऑलमोस्ट 30% लोगों को सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, जैसे हल्का सा बुखार आना, हल्का सा खांसी या लूज मोशन होना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये चीजें हो सकते हैं। अगर आपको किसी को कोविड सिम्टम आ रहे हैं तो इमीडिएट आपको लोकल हेल्पलाइन नंबर को कॉल करना है। ये वेबसाइट, अभी कर्नाटक में आप हैं तो कर्नाटक में एक कोविड-19 वेबसाइट है, इसमें हर एक चीज आपको नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर्स, आप उनसे बात करके यू नीड टू टॉक टू देम, एंड आपको ये चीज प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको बताएंगे कि टेस्ट करना है नहीं करना है, नजदीकी कौन सा सेंटर में टेस्ट कर रहे हैं, इसका आप जानकारी ले सकते हैं। और एक अच्छी चीज ये है वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब माँ से बच्चे को ये वायरस जाता है नहीं जाता है। बहुत सारे पेपर्स, पब्लिकेशंस हुए हैं जिसमें हमने देखा है कि ये वायरस ट्रांसमिशन नहीं है, बच्चे को नहीं जाता है। हालांकि एक दो बच्चे को हुआ होगा, बट इट इज वेरी वेरी रेयर। तो ये बच्चे को ट्रांसमिशन नहीं होता है। और जो पानी है यूट्रस के अंदर, जो बच्चा देने के अंदर पानी रहता है, वो पानी में ये वायरस नहीं पाया गया है। और अम्बिलिकल कॉर्ड से ये जब टेस्ट किया गया उसमें भी ये वायरस नहीं पाया गया। तो ट्रांसमिशन टू द बेबी इज वेरी 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 रेयर। हार्डली वी हैव सीन एनी पेशेंट्स, बेबीज हु हैव गॉट दिस वायरस। अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम हो रहा है तो क्या करना है? घर में आइसोलेट होना है इमीडिएटली। अगर आप आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, अगर आपका घर छोटा है तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसे टाइम पे, क्योंकि आप इजीली दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। तो देर आर सम कोविड सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर वहां पे आइसोलेट होना है तो वहां पे आइसोलेट हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एरिया देर आर कोविड सेंटर्स। तो उसके लिए अगेन आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर कॉल करके पूछना पड़ेगा। और घर में क्या कर सकते हैं? अगर आप आइसोलेट हो चुके हैं घर पे, तो घर पे आपको थोड़ी चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि आपका बॉडी आपको बताएगा कि हाउ यू आर बिहेविंग विद दिस वायरस। अगर आपका खांसी, बुखार, ये सब आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स को आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो बहुत अच्छी बात है, या आप एक नहीं है तो एक खरीद लेना मुनासिब है, क्योंकि टेम्परेचर आप रेगुलरली देख सकते हैं, एंड अगर वो माइल्ड फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है वो पता कर सकते हैं। माइल्ड फीवर लेस देन 100 फ़ारेनहाइट है तो माइल्ड फीवर हम बोलते हैं। ये सेंटीग्रेड में बोला है तो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। अगर उससे बढ़ के है तो इट इज अगेन हाई ग्रेड फीवर में जा रहा है। तो आपको ये देखते रहना है कि आपका टेम्परेचर माइल्ड है तो इट इज अगेन अ माइल्ड सिम्टम। अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। सेकेंड इज ऑक्सीजन लेवल। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो ये चेक कर सकते हैं। ये ऑक्सीमीटर हर फार्मेसी में अवेलेबल है। ये 1000 से 2000 के रेंज में आता है, थोड़ा महंगा है। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत काम की चीज है। बट आप नहीं ले सकते, आप किसी के पास बोरो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी लेके रखा है ऑलरेडी, तो उनसे बोरो करके आप घर पे यूज कर सकते हैं। सैचुरेशन मतलब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का मात्रा देख सकते हैं इसमें। एंड सेकंड हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट कितना है ये उसमें पता कर सकते हैं। और कोई बीपी के मरीज हैं और किसी को चक्कर आ रहा है, सुस्ती बहुत हो रही है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है तो घर में बहुत बहुत फायदा होता है। बीपी आप घर पे ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगेन मेजरिंग इन प्रेगनेंसी इज इम्पोर्टेंट। चेंजेस हो सकते हैं, और थोड़े लोगों में हमने देखा है कि कोविड की वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है लोगों में। तो अगर आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर एक खरीद लेते हैं तो भी एक यूजफुल इन्वेस्टमेंट होगा आप लोगों को।
एंड लास्टली माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है तो आप घर बैठे बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आपके सिम्टम्स को उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना डिफिकल्ट होता है हर एक चीज़ के लिए। तो आप टेलीमेडिसिन के द्वारा आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उनसे वॉट एवर ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं इमिडिएटली। और एक चीज जो कोविड में ट्रीटमेंट है बहुत वेरिएबल है, हर चीज हमें हर दिन नए नए चीज हमें पता चल रहे हैं, इतना रिसर्च हो रहा है। आज का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है वो कल नहीं रहता है। तो आप जैसे देखा लास्ट वीक हमारे को नया चीज पता चला कि डेल्टा प्लस भी आ गया है अभी। सो इट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल, वेरी वास्ट, एंड जैसे वायरस चेंज हो रहा है हमारा इंफॉर्मेशन भी बहुत वाइड हो रहा है, नॉलेज हमारा इंप्रूव हो रहा है। सो ट्रीटमेंट भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत लीजिए, तो आपके डॉक्टर से बात करके ही आप प्लीज ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। तो किसी को सीवियर कोविड होता है तो क्या होगा? सबको सीवियर कोविड हो सकता है, ये चीज देखा है। सीवियर कोविड थैंकफुली इन प्रेगनेंसी सबको नहीं होता है। थोड़े कोमॉर्बिडिटीज, आपको कोमॉर्बिडिटीज है तो आपको हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। द रिस्क इज मोर टू गेट सीवियर कोविड। तो कौन है ये हाई रिस्क कैटेगरी में? अगर जो प्रेग्नेंट लेडी आखिरी 3 महीने में है उनको सीवियर कोविड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। उसके बाद अगर एज आपका मोर देन 35 है, आपका बीएमआई, आपका वजन ज्यादा है, तो अगेन आप सीवियर कोविड के शिकार होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड कोमॉर्बिडिटीज मतलब आपको ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा, हाइपरटेंशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी कोमॉर्बिडिटीज है तो आपको सीवियर कोविड होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एज सच प्रेगनेंसी अगेन द सीवियर कोविड इज मोर। तो इफ यू हैव दीज थिंग्स और बढ़ जाता है प्रॉब्लम होने का। और फर्स्ट 5 डेज इन्फेक्शन जो होता है, पहला 5 दिन हमें गोल्डन पीरियड बोलते हैं, कि हमें 5 दिन में हमें पता चलता है कि हाउ योर इन्फेक्शन इज प्रोग्रेसिंग। पहला 5 दिन में आप जैसे मॉनिटर करते हैं अपने आप को, एक चीज पता चल जाता है कि मुझे इन्फेक्शन कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ये एक चीज पता चल जाता है। अगर इन्फेक्शन आपको लग रहा है बढ़ रहा है, मतलब आपको बुखार कम नहीं उतर रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे कोई भी आपको सीवियर सिम्टम हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से आपको बात करना है, हेल्पलाइन नंबर को कॉल करना है। प्रॉब्ली आपको हॉस्पिटल जाके वहां पे ट्रायाज करेंगे, आपको ट्रायाज करके आपको बताएंगे कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन जरूरत है नहीं है। तो आपको घर पे बैठे बैठे आपको चुप नहीं रहना है, आपको मॉनिटर करना है अपने आप को। मॉनिटर करते साथ आपको आपका स्ट्रेस लेवल को भी कम रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है। और बी कॉन्फिडेंट, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्फिडेंस खोएंगे तो वायरस अपर हैंड ले लेगा और इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाएगा। सो स्ट्रेस एकदम कम, वेल हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट, eat healthy, hopefully you will not get severe COVID. Next is as such मैं जैसे बोला pregnancy is prone to get severe illness. severe COVID होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। severe COVID के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? severe breathing difficulty, सांस लेने में एकदम तकलीफ होना, छाती में दुखना या छाती में एज इफ आपको कोई वजनदार चीज रखा हो, प्रेशर सिम्टम होना छाती में, ऐसा होना, कंफ्यूजन, ड्राउजी, बहुत सारा सुस्ती आना, एकदम ठीक से नहीं दिखाई देना, धुंधलापन, या लिप्स वगैरह या उंगलियों के नाखून ब्लू पड़ जाना, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो रहा है, या ये सब ऐसी चीजें आ रहे हैं, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको सीवियर कोविड हो रहा है तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। बेटर टू गो बिफोर यू गेट दीज सिम्टम्स। जैसे ये सिम्टम आ रहे हैं उसका मतलब है आप सीवियर कोविड ऑलरेडी हो चुका है। मेरे हिसाब से आप लोगों को हॉस्पिटल जाना है। जैसे आपको मॉडरेट सिम्टम जैसे आते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है, इवैल्यूएट कराना है, थोड़े ब्लड टेस्ट करेंगे, उससे पता चलता है कि आपका कोविड लेवल मतलब इन्फेक्शन क्या है, तो वेदर टू स्टार्ट ट्रीटमेंट और नॉट। क्योंकि सीवियर कोविड मतलब ऑलमोस्ट आपका लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत हो चुका है। ऐसे टाइम पे रिवाइव करना पेशेंट को, और बहुत जल्दी पेशेंट डिटेरियोरेट हो जाता है।
ये एक चीज हमने देखा है। तो आप लोगों को ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करना है मॉडरेट कोविड में, मॉडरेट सिम्टम जब रहता है। जब सीवियर कोविड होता है आईसीयू एडमिशन बढ़ जाता है, और लॉन्ग कोविड, इवन कोविड से आप बाहर आते हैं तो भी बहुत सारे सिम्टम ऐसी चीज रहते हैं कि वो परसिस्टेंट रहते हैं महीने तक, तो ये लॉन्ग कोविड बोलते हैं। ये हमने सीवियर पेशेंट्स में देखा है। ये है लेटेस्ट आईसीएमआर स्टडी, जिसमें सेकेंड वेव में हार्डली एक हफ्ता भी नहीं हुआ है पब्लिश होके रिजल्ट आईसीएमआर का है। इसमें देखा गया सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट 28.7%, मतलब ऑलमोस्ट 30% लोग, प्रेग्नेंट लोग कोविड के सिम्टोमेटिक कोविड थे, और फेटालिटी रेट 5.7%, मतलब ऑलमोस्ट 5.7%, इट इज वेरी हाई फेटालिटी रेट। 100 में से ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग मर गए कोविड से। सो इट वाज सच ए हाई फेटालिटी रेट व्हेन यू कंपेयर टू द फर्स्ट वेव में हमें जस्ट 14% सिम्टोमेटिक थे एंड 0.7% वाज द फेटालिटी रेट। यहाँ पे देखिए मरने के आंकड़े और पॉजिटिविटी आंकड़े भी एकदम बढ़ गए हैं। तो इसीलिए सेकेंड वेव बहुत डेडली है प्रेगनेंसी में। तो आप देख सकते हैं यू नीड टू बी वेरी कॉशियस इन दिस स्टेज। और ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर सीवियर कोविड, माइल्ड टू मॉडरेट कोविड होता है तो यूजुअली बेबी को कुछ अफेक्ट नहीं होता है, बट सीवियर कोविड हुआ इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तो अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा 9 महीने से पहले डिलीवरी करना जरूरत पड़ सकता है। माँ को बचाने के लिए या बच्चे को बचाने के लिए डिलीवरी कराना 9 महीने से पहले जरूरत पड़ सकती है, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। ये थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है। और बच्चा पेट में मर जाना, ये भी हमने थोड़ा पेशेंट्स को देखा है, सीवियर कोविड होने वाले पेशेंट्स को। बट कितने और क्या पेशेंट्स को हो सकता है, ये स्टिल अंडर रिसर्च, वी स्टिल डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, कितने पेशेंट्स को ये अफेक्ट हो सकता है। अगर सीवियर कोविड होता है तो अगर जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अगर सॉरी बिफोर दैट, अगर आपको मॉडरेट डिसीज, मॉडरेट सिम्टम आ रहे हैं, मतलब उसको रेस्पिरेटरी रेट, अगर आपको सांस लेने के नंबर रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 24, और आपका सैचुरेशन मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल लेस देन 93% है, तो उसको मॉडरेट हम बोलते हैं। सीवियर कब बोलते हैं? जब रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 होता है और ऑक्सीजन का लेवल लेस देन 90% होता है, तब हम सीवियर डिसीज बोलते हैं। दोनों में अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करेंगे, थोड़े ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को एडमिट करेंगे वार्ड में या आईसीयू में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यूजुअली आप लोगों को ब्लड टेस्ट किया जाएगा और एक्सरे या सीटी स्कैन करके देखेंगे कि कितना लंग इन्वॉल्वमेंट है, और थोड़े इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो हमें पता करते हैं कि कितना सीवियरिटी आपका इन्फेक्शन है और ब्लड में कितना ऑलरेडी पहुंच चुका है, ये भी हमें पता कर सकते हैं। और मैनेजमेंट, अगेन ट्रीटमेंट, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और निकाल रहे हैं। सो वी आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस स्लाइड, बट थोड़ी ट्रीटमेंट जैसे रेमडेसिविर है, टोक्लिजुमैब है, ये चीजें हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं ओनली अंडर द केयर ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होता है, जहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग का डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है और गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब मिलके एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बन के मैनेज करते हैं प्रेगनेंसी कोविड सीवियर है तो। और डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट्स देना है नहीं देना है। सो अगर किसी पेशेंट को ये दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट, हर हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स चेंजेस होते हैं। तो जो जरूरत पड़ी, जो सही समझा वो टाइम पे वो ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट इज द डिलीवरी। बहुत सारे थिंग्स आपके दिमाग में सोचते रहेंगे आप, अगर 9 महीने में प्रेग्नेंट है तो वेदर टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी करना है या सिजेरियन करना है। तो ऑलवेज कोविड है, सब कुछ नॉर्मल है, तो बेटर टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी,
क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में इन्फेक्शन रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिजेरियन इन्फेक्शन रेट कम रहता है। थ्रोम्बोसिस, कोविड में प्रेगनेंसी एंड कोविड थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट का चांसेस बहुत रहता है। ब्लड क्लॉट हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा या दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच सकता है, तो ये चांसेस आर वेरी लेस इन नॉर्मल डिलीवरी व्हेन यू कंपेयर टू द सिजेरियन। तो अगर आपका डॉक्टर आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करिए, दैट इज बेटर फॉर यू। एंड मोर ओवर नॉर्मल डिलीवरी में बेबी का जो पानी रहता है, जो यूट्रस के अंदर जो पानी रहता है, उसके अंदर वायरस नहीं पाया गया है, एंड इट विल नॉट कॉज द इन्फेक्शन टू द बेबी। ओके, ये आपको जो अगर कोई गलत फहमी है तो इसको दूर करिए। नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर। अगर आपको लेबर एनाल्जेसिया बोलते हैं हम लोग, जैसे एपिड्यूरल, अगर आप लोगों को एपिड्यूरल लेना है तो दैट इज मच बेटर, क्योंकि अगर सिजेरियन करना है नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते वक्त, अगर आपको बच्चे का धड़कन कम हो गया या मदर के पैरामीटर्स कोई प्रॉब्लम आया, अगर सिजेरियन करना है, हम वही एपिड्यूरल में हम कर सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे हम ट्यूब डालते हैं एरोजॉल्स जनरेट होते हैं। एरोजॉल्स आर कंटेन द वायरस पार्टिकल। तो डॉक्टर और जो भी आसपास के लोग हैं उनको इन्फेक्शन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हम जब हम एरोजॉल जनरेटिंग प्रोसीजर्स करते हैं। सो बेटर इफ यू ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी, गो फॉर एपिड्यूरल। अगर सिजेरियन कर रहे हैं वही एपिड्यूरल में वी कैन गो अहेड विद द सिजेरियन। कोई नया एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। और बच्चे का केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। बच्चे का धड़कन कंटिन्यूसली देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि बच्चे का धड़कन में कोई धड़कन कम हो सकता है जब हम इमीडिएट इंटरवेंशन करना चाहिए बच्चे को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग। डिलीवरी हो गया, सब कुछ ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग करना है नहीं करना है। सो WHO और बहुत सारे हमारे कॉलेजेस ने बताया है कि गो अहेड विद द ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाने का चीज रहता है जो बच्चे को बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे, एंड ब्रेस्ट मिल्क डजंट कंटेन द वायरस, तो ब्रेस्ट मिल्क इज वेरी सेफ। आप ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं आपके बच्चे को। अगर आप इन्फेक्टिव स्टेज में हैं, पहले 10 दिन के आप इन्फेक्टिव स्टेज में हैं, आपको डर लगता है कि आप बच्चे को इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो आपको अगेन द सेम थिंग जो प्रोटेक्टिव थिंग्स मैंने पहले जो बताया था, जैसे आपको मास्क पहनना है बच्चे को हैंडल करने से पहले, हैंड हाइजीन, अच्छे से हाथ धो के बच्चे को पकड़ना है, और डिस्टेंस, जब भी आप बच्चे को फीड करते हैं उसके बाद आपको अगेन डिस्टेंस थोड़ा रख के बच्चे को दूर रखना है थोड़ा। आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगेन बी केयरफुल। स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने से पहले यू नीड टू बी श्योर दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट पार्ट। नेक्स्ट, आइसोलेट कब तक करना है बच्चे को? आप आइसोलेट करेंगे जब तक आपका बच्चा आपका इन्फेक्टिव रेट कम नहीं होता। Sorry, yeah. Next is mental health. जैसे प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी करते हैं तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं फिर से, और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद। तो शी नीड्स अ लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट एट दिस टाइम। तो जो भी डिलीवर करते हैं उनका एंजाइटी लेवल ऑलरेडी बढ़ने के साथ आज के पैंडेमिक में और वायरस की वजह से सो मेनी सोशल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब की वजह से उनका मेंटल स्टेटस और बिगड़ने का चांसेस रहता है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे। अगर आप लोग जो भी डिलीवर्ड कर चुके हैं, अगर आपको दुखी लग रहा है, आपको होपलेस फील कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हार्म करने का बच्चे को या अपने आप को हार्म करने का, या आपको नींद नहीं हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको नींद ज्यादा भी हो रहा है, कंटिन्यूस सो रहे हैं आपको कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं है,
ऐसे चीजें होते हैं तो आपको यू नीड टू डेफिनेटली टेक काउंसलिंग। तो आप डरने की बात नहीं है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, वी हैव सीन मेनी पेशेंट्स, 1 in 5, ऑलमोस्ट 5 में से 1 लोगों को, इतना कॉमन है, 5 में से 1 जन को मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम काउंसिल नहीं करेंगे, ये आगे बढ़ के पोस्टनेटल डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सो मेनी सपोर्टिव ग्रुप्स, जैसे निमांस का ग्रुप है, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जहां पे आप कॉल करके उनसे बात करके आप काउंसलिंग पा सकते हैं। So finally, coming to the vaccines प्रेगनेंसी में क्या क्या टाइप के अवेलेबल हैं? वी हैव कोविशील्ड, स्पुतनिक वैक्सीन, कोवैक्सीन, फाइजर, मॉडर्ना, बहुत सारे वेराइटीज हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। बट एक चीज है, पूरे वैक्सीन्स आर नॉट आर ऑल डेड वायरसेस है, या उनका देर ऑल इनएक्टिवेटेड वायरस। सो नन ऑफ देम, कोई भी लाइव वायरस नहीं है जो इन्फेक्शन को बेबी को या माँ को सीवियर इन्फेक्शन कॉज करे। सो वैक्सीन्स आर प्रोटेक्टिव। हमने देखा है कि वैक्सीन्स मोस्ट ऑफ देम ऑलमोस्ट 70 to almost 80-90% दे आर इफेक्टिव। तो अभी इंडिया में हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, तो प्रॉब्ली और थोड़े दिनों में वी माइट गेट फाइजर, मॉडर्ना आल्सो। सो ऑलमोस्ट ऑल वैक्सीन्स आर सेड टू बी सेफ। बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। WHO के हिसाब से हर प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन देना चाहिए, क्योंकि दे आर इन द हाई रिस्क कैटेगरी। उनको सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं कंपेयर टू नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी। और ICMR का जो लेटेस्ट स्टडी मैंने बताया, उससे और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज को देना है करके एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठा है इंडिया में। और हेल्थ अथॉरिटीज के पास ऑलमोस्ट अभी क्लिनिकल डाटा मिल चुका है, तो आगे हम देखते हैं क्या होने वाला है वैक्सीन का। और वैक्सीन इन स्पेशल प्रिकॉशंस, अगर किसी को महीना आ रहा है, वैक्सीन डलाना है नहीं डलाना है, एक शंका रहती है, तो दे आर वेरी सेफ, यू कैन गो अहेड विद द वैक्सीन। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, उनको डलाना है, दे ऑल्सो कैन गो अहेड विद द वैक्सीन। प्रेगनेंसी टेस्ट करना है किसी को वैक्सीन डालने से पहले, जरूरत नहीं है, सब नॉट रूटीनली। अगर किसी को डाउट है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट हो चुका और उसको हम लोग वैक्सीन डालते हैं, तो दे कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, देयर इज नो प्रॉब्लम, बेबी को कोई इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे स्टडीज में पता चला। ब्रेस्ट फीडिंग, डिलीवरी के बाद डेफिनेटली आप वैक्सीन ले सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। तो अभी नया जो कल ही सेंटर ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें एक रे ऑफ होप दिया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को हम वैक्सीन डला सकते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अब प्रेग्नेंट लेडीज को हम दे सकते हैं। ये हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर। तो हमें और डिटेल्स अभी कब देना है, क्या है, प्रोटोकॉल्स के बारे में वी आर जस्ट वेटिंग फॉर प्रोटोकॉल्स टू गेट। अदरवाइज अभी प्रेग्नेंट लेडीज को डालना करके ये आ चुका है। सेकेंड डोज कब देना है? सेकेंड डोज कोवैक्सीन अगेन 4 to 6 वीक्स में देना है। कोविशील्ड 12 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद। अगर किसी को कोविड मरीज हैं, कोविड से वो रिकवर हो चुके हैं, जिसको प्लाज्मा थेरेपी दिया है, किसी को एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दिया है, उनको अगेन 3 महीने के बाद उनको सेकेंड डोज लेना है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वैक्सीन के? वेरी माइनर साइड इफेक्ट्स। कोई भी वैक्सीन लेने का वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स हो सकता है, वो अगेन कोविड वैक्सीन से भी हो सकता है। हल्का सा बुखार आना, सर्दी टाइप लगना, ये कॉमन है। वेरी रेयरली सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। सीवियर सिम्टम्स मतलब वी आर वरीड अबाउट द थ्रोम्बोसिस, क्योंकि प्रेगनेंसी अगेन ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो वो थ्रोम्बोसिस थोड़ा रिस्क ज्यादा है। अगर किसी को वैक्सीन मिलता है, थोड़ा रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है। किसको नहीं देना है वैक्सीन? जिसको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो चुका है पहले कभी वैक्सीन में, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है।
किसी को क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स है, ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोएगुलोपैथी हो सकता है, या प्लेटलेट में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा ध्यान रख के डॉक्टर से सलाह लेके फिर ले सकते हैं। फाइनली कमिंग टू द लॉन्ग कोविड एक जैसे हम रिकवर करते हैं कोविड से, तो थोड़े लोगों में ऑलमोस्ट 87% एक स्टडी में पाया गया है, दे विल बी हैविंग वन और द अदर सिम्टम, एक या दो सिम्टम उनको परसिस्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट महीने तक, 2 से 3 महीने तक ऐसे सिम्टम जैसे सुस्ती आना, सांस लेने में तकलीफ, जॉइंट पेन्स, छाती में दुखना, कॉफ, लॉस ऑफ स्मेल, उनको टेस्ट और स्मेल चले जाता है। ऑलमोस्ट एवरी सिम्टम, कोई भी सिम्टम किसी को भी परसिस्ट हो सकता है, दिस इज अ कॉमन थिंग, तो इसके डरने की बात नहीं है, बहुत लोगों को हो सकता है। एंड इवन माइल्ड टू मॉडरेट सिवियर कोई भी कोविड हो तो ये लॉन्ग कोविड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि खाली सिवियर कोविड है तो ये लॉन्ग कोविड हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और क्यों ये वायरस लॉन्ग कोविड हो रहा है, क्यों ऐसे परसिस्टेंटली लोगों को सुस्तीपन ये सब देखने को मिल रहा है, ये इसका आंसर हमारे पास अभी नहीं है, आगे मोस्टली रिसर्च में पता चल सकता है। Is this unusual? Yes, definitely it is unusual for us to see a long COVID like this. Whether the patients fully recover, patient fully recover हो सकते हैं क्या? Definitely fully recover हो सकते हैं, और आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, definitely will come out of it. और मैं और थोड़े पेशेंट्स में देखा हूँ लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट एक महीने तक नहीं रहता है, एक 1.5 महीने तक नहीं रहता है, तो ये चीजें थोड़े कॉमन है, सो आपको पेशेंस रखना है, स्लोली ये हर एक चीज इंप्रूव होता है। सो फाइनली ऑल ऑफ यू a safe pregnancy and a new adventure in life, and I will finish my talk inshallah. Jazakallah khair. Congratulations, Dr. Arif. It was a very wonderful talk. आपने सिंपल तरीके से डिटेल में सब कुछ बताया. Here I would like to specify one thing. आपने ड्रग्स के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में बताया, बट आपने स्टीरॉइड्स, हिपैरिन और एकोस्प्रिन के बारे में नहीं बताया. स्टीरॉइड्स जो है वेरी चीप, हमने अभी सेकेंड वेव में देखा कि रेमडेसिविर एक वायल को 50,000 में पीपल खरीद रहे थे. तो बट मोर देन रेमडेसिविर वी सॉ दैट स्टीरॉइड्स, heparin, ecosprin had done wonders. So, and heparin and ecosprin can still be used. And steroids are very cheap, but they were very life-saving. More than remdesivir, steroids, heparin, and ecosprin were more life-saving. I think you covered almost all the topics here in detail. Congratulations, it was very well spoken. Do we take up the questions now? Is it safe to take vaccine during pregnancy? अभी डॉक्टर आरिफ ने बताया it is very safe to take vaccine during pregnancy, but we still have to have the more detail. What do you say, Dr. Arif? Yeah, we're waiting for the updates. Yeah. Anyway, it is approved by the center and the Ministry of Health now to give the vaccines. We are just waiting for the gazette to come. Probably, I think it's already been reached to the vaccine centers, I presume. So we haven't started in our hospital yet, but I think we'll start with the healthcare workers who are pregnant. Maybe it's like that. Like we did, we took up the vaccines earlier. So now we will plan out for the healthcare workers. The second question is it necessary to get abortion in case of micrognathia? I think this has nothing to do with the coronavirus. That is an entirely different topic. So abortion, micrognathia हो गया तो entirely different topic है, discussion भी तो different होता है. Why do we hear all news of fertility being impacted because of vaccine? Can you throw some light on that? Yeah. Fertility and vaccine? Yeah. Initial studies में ये देखा गया कि vaccines were causing some male infertility and all, but later studies में ये clear है, vaccines are very safe. It is not affecting the fertility. Even male or female में it is absolutely safe.
सेफ जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट दे शुड बी टेकिंग, अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये बहुत जरूरी है आपके बॉडी में एंटीबॉडीज हो, आपको सीवियर कोविड ना हो। तो डेफिनेटली आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, यू कैन गो अहेड विद द वैक्सीन, इट्स सेफ, इट विल नॉट अफेक्ट योर फर्टिलिटी। The next question is, can a person who has taken both doses of vaccine still carry and transfer COVID to a pregnant woman? Yeah. As we know, the vaccines are not 100% protective. That's why we are telling to wear the mask and you follow all the guidelines. SMS is still goes very in a long way to prevent the transfer of infection to a pregnant woman, rather than just be like take the vaccine and don't use all these precautions. So along with the vaccine, precautions should go hand in hand. Just to Which add one? one point, we have seen one who has taken the vaccine, बहुत सारे लोगों ने जो वैक्सीन लिया है उनको सीवियर कोविड कम हुआ है कंपैरेटिवली। सीवियर कोविड हुआ है बट माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम आके उनको चले गए हैं, सीवियर कोविड कम हुआ है। बहुत लोग जो सीवियर कोविड में थे उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, तो ये एक प्लस पॉइंट है वैक्सीन के लिए। So what I would suggest is vaccine, if a vaccine is taken but not only by the pregnant woman, by the other members of the family, I think it will create a safe bio bubble for the pregnant lady. That is much more safer. And I think the children where we are still not sure about whether vaccine can be given to children, they can be also more safe, because children can be the asymptomatic carriers. So we can, the elders, the other male person, the other people in the family can take the vaccine and they can create a safe bio bubble for the pregnant lady and for the children at home. That will be more important. Yeah, true. Are all gynecologists trained for dealing with COVID-related pregnant patients or emergency? How do we approach when choosing the right doctor? In initial stages, please suggest. See, no doctor is trained to deal with any diseases. That is why whatever the doctors do, we call it as practice. We are learning it day by day. So no gynecologist is perfect. We have learned it by seeing, we have learned it by dealing with cases. I think any doctor, you should trust the doctor, and there should always be a team of doctors to treat the patient. That will be a better answer. I was planning for pregnancy but got infected with COVID and got treated with steroids and remdesivir. How long should I wait before starting fertility treatment? What do you suggest, Dr. Arif? Yeah, there is no as such time gap नहीं है। अगर किसी को सीवियर कोविड हुआ है, कोविड होके उन्होंने रेमडेसिविर सब लिया है, तो प्रॉब्ली उनको सीवियर कोविड हुआ होगा। तो बेटर है वो लॉन्ग कोविड के सिम्टम अगर उनको है तो उनको वेट करना है एटलीस्ट 2 to 3 months, ये पूरे सिम्टम पूरे कम हो जाए। तो वंस दे फील absolutely fine to go ahead with the pregnancy, they can go ahead, and they should be mentally strong, also mentally prepared, family support सबके बाद they can take a decision to go ahead with the pregnancy or not. Okay. They're asking for men, do they increase the probability of pregnancy? Maybe this is an entirely different topic. So maybe we have suggested that medicines, vitamins and all will help. Maybe you have to go talk to your infertility specialist. That will be better. Whether vaccine can be taken after bypass surgery? Yeah, this you need to discuss with your cardiothoracic surgeon. आपके cardiologist से बात करना है, क्योंकि you might be on so many blood thinners. आप टैबलेट ले रहे होंगे, definitely again vaccines are thrombogenic, तो थ्रोम्बस फॉर्म कर सकते हैं। तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट से आप बात करके उनका बेटर आप you need to take the opinion. The next question is, can I take vaccine immediately after childbirth or should I wait for some time? Anytime post delivery, vaccine can be taken. Vaccine delivery के बाद immediately भी ले सकते हैं. So which vaccine is better for pregnant women, Covishield or Covaxin? I think both are, there's no, we have got the nod
from the ICMR just 2 days back. We'll have to wait and watch, but I would suggest any vaccine will be better. Can one take vaccine if they are on OCPs? Yes, they can. Is it safe to use 2 different types of vaccine in first and second dose, especially for pregnant women? You want to answer, Dr. Arif? So it's not advisable. Yeah, it's not advisable to go with the 2 different types of vaccine. अगर आप ले रहे हैं तो same vaccine लेना बेहतर है. I think we have done with the questions. Any other questions? No, even I don't see. So what your take-home message, Dr. Arif? Yeah, my take-home message: be positive. अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली आप जरा ज्यादा प्रिकॉशंस लेना है आपको, क्योंकि सीवियर कोविड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं. तो इवन आप आपके घर में आपके हस्बैंड्स, फैमिली मेंबर्स कोई बाहर काम करके आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, और हैंड वॉशिंग, हाइजीन वगैरह सब कुछ आप मेंटेन करके. एंड सेकेंडली, गुड बैलेंस डाइट, स्ट्रेस रिलीजिंग, यू नीड टू एक्सरसाइज, हाइड्रेशन. ये सब रखने से probably we might not get severe COVID. And another thing may be assurance, and maybe trust the doctor and the hospital where you go for treatment. That will be better, because nowadays you're seeing so many cases where patients just bang up the doctors. So trust the doctors, trust the hospital where you're going for treatment. That will be another good thing. Just a second, ma'am. Sorry to interrupt. Actually, हमारे रिलेटिव्स में ही मतलब वो वैक्सीन लगवाए थे. मैं भी कोविशील्ड लगवाए थे. मैं फर्स्ट डोज के बाद थोड़े ही दिन में कार्डियक अरेस्ट होके मतलब इंतकाल ही हो गई. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लगाने की वजह से ही हुआ है. मतलब वो एक कार्डियक अरेस्ट होने से पहले ना थोड़े बहुत सिम्टम्स लगते. देखो, लेफ्ट शोल्डर में ऐसे थोड़ा पेन आना, या चेस्ट में पेन आना, या मतलब पानी हो जाना, ऐसा कोई मतलब सिम्टम नहीं दिखे. अचानक से कार्डियक अरेस्ट होगा और इंतकाल हो. ऐसे बहुत सारे केसेस मतलब सुने मैडम हम भी, लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस किए, थोड़ा हमारे रिलेशन में एक्सपीरियंस किए थे हम लोग. तो थोड़ा डाउट है कि वेदर वी हैव टू गो फॉर द वैक्सीन और नॉट. अगर हाँ मतलब हर एक को इफेक्ट होता है नहीं होता है पता नहीं है, मतलब थोड़ा डाउट हो रहा है मैडम, क्या वैक्सीन लगवाएं क्या ना लगवाएं, इसके बारे में कुछ. वैक्सीन्स आर वेरी सेफ. एडवर्स इफेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं. आई थिंक वन ऑफ द रेयर वो जो आपके फैमिली में हुआ है वो वेरी बैड ये है. लेकिन यू हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशन. Vaccinations are safer, but though it is just in a year, scientists and all have come up with the vaccines, but vaccines are safe. The adverse effects, वो जो side effects हैं वो हम बहुत कम दे. Yeah, adverse effects are very rare in vaccines, क्योंकि हम लोगों ने सबने लिया है वैक्सीन्स. बहुत लोगों को, इवन पूरा हॉस्पिटल को दिया है हमने, पूरे हॉस्पिटल के लोगों को. किसी को ऐसा एडवर्स इफेक्ट इतना सीवियर होके हमने नहीं देखा. अगर आपको ये ऐसा मायोकार्डियल इंफेक्शन, कार्डियक अरेस्ट हुआ, मतलब वो लोग प्रोन फॉर थ्रोम्बोसिस थे. वो लोगों में जल्दी ब्लड क्लॉट हो गया और उनको कार्डियक अफेक्ट हो गया. तो मे बी आप लोगों को इवैल्यूएट करना चाहिए ऐसे क्यों हुआ. आपके ब्लड में कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉब्लम है, इसलिए तो बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. वैक्सीन नहीं दिलाना है जिसको क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉब्लम है, कोएगुलेशन डिरेंजमेंट्स है, खून में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो खून को क्लॉट करते हैं. ऐसे फैक्टर्स में एक भी डिफिशियंस या ज्यादा या कम होना, ऐसे टाइम पे क्लॉट होने का चांस रहता है. तो वैक्सीन्स आर अगेन नॉट रिकमेंडेड फॉर सच पीपल. I think we lost connection with Dr. Noor. Yes, Dr. Arif. So, yeah, I think we are right on time. I think 5 minutes more, but really appreciate you taking time to walk us through the COVID situation as well as the precautions which can be taken during pregnancy. Also, Dr. Noor Fatima, Farhana, sorry. She's been also very adding vital insights about the whole thing. So once again, I really appreciate both of you taking time.
and also the discipline we followed in terms of time factor and completing on time, and also allowing people to ask questions and making it interactive. I hope and wish all the very best to all of you who have been listening to the session, as well as planning for a healthy family going forward. So thank you very much once again. Thank you. Have a Thank great you. evening. Thank you. हमें सबसे पूजा को भी आगे रखे कौन